अगर आप देखेंगे बच्चे तो लास्ट क्लास में हमने ग्राउंड लॉ ऑफ डिफ्यूजन किया था। आज हम करेंगे एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, आज हमें करना है बच्चे एवोगैड्रो लॉ। नहीं, एवोगैड्रो लॉ तो कर लिया था शायद। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। टुडे वी हैव टू डू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या कहता था बच्चे, स्टेटमेंट बताना। डाल्टन्स लॉ क्या कहता था? कल चार्ज भी लगा रखा था उसका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता था बच्चे? स्टेटमेंट बताओ। ये कहता था कि अगर एक कंटेनर के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, बहुत सारी गैसेस हैं एक कंटेनर के अंदर, ठीक है, 1 2 3 बहुत सारी गैसेस हैं। 1 वाली गैस जो प्रेशर लगा रही है P1, 2 वाली गैस जो प्रेशर लगा रही है P2, 3 वाली गैस जो प्रेशर लगा रही है P3। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं बच्चे? इनके सम को क्या कहते हैं बच्चे? इनको कहते हैं पार्शियल प्रेशर। ये जो इंडिविजुअल प्रेशर है इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? पार्शियल प्रेशर। P1 here is called partial pressure of gas A. P1 is called partial pressure of gas A. P2 is called partial pressure of gas B. Partial pressure of gas 2. P3 is partial pressure of gas 3. So on, बहुत सारी गैस हो सकती हैं। पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है इंडिविजुअल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है बच्चे? इंडिविजुअल प्रेशर, कि फर्स्ट गैस का अपना इंडिविजुअल प्रेशर कितना है। पार्शियल प्रेशर इज इंडिविजुअल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर इज द इंडिविजुअल प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ क्या कहता था? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, अगर इस कंटेनर के अंदर टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम the total pressure of the gas is total pressure exerted by the combination of gas is equal to the algebraic sum of all constituent gases. It's at constant temperature and volume, total pressure exerted by combination of gases is algebraic sum of partial pressure of all constituent gases. Partial pressure of all constituent gases. ठीक है, is equal to the algebraic sum of partial pressure of all constituent gases. मतलब बेसिकली जो P1 प्लस P2 प्लस P3 है, P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn इज द टोटल प्रेशर, ये कहता था ये। अब इस चीज को प्रूफ करते हैं बच्चे। P1 प्लस P2 प्लस P3 जो है बच्चे वो टोटल प्रेशर है। नाउ वी हैव टू प्रूव दिस थिंग। देखिए बच्चे, LHS लेके चलते हैं। P1 इज 1/3 रो C1 का स्क्वायर। P2 कितना होगा? 1/2 1/3 रो 2 C2 का स्क्वायर
P3 ऐसे होगा 1/3 रो 3 C3 का स्क्वायर. So what can you write here? That P1 plus P2 plus P3 up to Pn is equal to 1/3 रो 1 C1 square plus 1/3 रो 2 C2 square plus 1/3 रो 3 C3 square up to 1/3 रो n Cn square. ठीक है. डेंसिटी क्या होती है बच्चे? मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी क्या होती है बच्चे? मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. तो इट इज बिकम इक्वल टू 1/3. वॉल्यूम सबका सेम है. वॉल्यूम सबका सेम है. कंडीशन यही है कि क्योंकि वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के इक्वल. तो 1 2 3 तीनों सेम कंटेनर के इक्वल है, तो सबका वॉल्यूम V ही लेना पड़ेगा. C1 का स्क्वायर प्लस M2 रो 2 को क्या लिखोगे? M2/V. C2 का स्क्वायर प्लस 1/3 M3/V. C3 का स्क्वायर 1/3 Mn/V. Cn का स्क्वायर. ठीक है. V का स्क्वायर. नाउ व्हाट यू डू, यहां से कॉमन क्या आ रहा है बच्चे? यहां से आई थिंक 1/3 भी कॉमन आ रहा है. ठीक है. 1/3 भी कॉमन आ रहा है. तो यहां से अगर आप 1/3 भी कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या? M1 C1 स्क्वायर प्लस M2 C2 स्क्वायर प्लस M3 C3 स्क्वायर डॉट 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 Mn Cn स्क्वायर. नाउ 1/3 भी. अब कैपिटल M क्या होता है बच्चे? टोटल मास. टोटल मास ऑफ अ गैस. और ये होता है कितना? मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल. टोटल मास यही तो होता है. मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल. m1 इंटू n1. ये क्या बन जाएगा? m1 इंटू n1 C1 का स्क्वायर m2 इंटू n2 C2 का स्क्वायर m3 इंटू n3. एक कैपिटल m से स्मॉल m बन गया. C3 का स्क्वायर mn इंटू Cn mn इंटू nn Cn का स्क्वायर. ठीक है. mn इंटू nn Cn का स्क्वायर. ये बन गया बच्चे. टोटल मास को आपने क्या तोड़ दिया? मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स. दैट टू इक्वेशन 1. अभी तक हमने खाली इस कंडीशन का यूज किया है. वॉल्यूम. टेम्परेचर भी तो कांस्टेंट है. टेम्परेचर भी तो कांस्टेंट है. यस और नो? अब देखिए. नाउ इस कंडीशन को यूज करते हैं. या हमने फर्स्ट इक्वेशन आगे छोड़ दो. नाउ yesterday we have derived the formula of average kinetic energy of one particle of gas. हमने कल निकाला था एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल. ठीक है. इसको फर्स्ट इक्वेशन आगे छोड़ दो. कितना फॉर्मूला बताना जरा. Yesterday we have derived the expression of average kinetic energy of one particle of gas. कितना क्या फॉर्मूला था बच्चे? बताओ. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जहां इंट्रोड्यूस किया था 3/2 kBT. 3/2 kBT. फॉर्मूला था बच्चे 3/2 kBT. ठीक है. ठीक है. ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है एक पार्टिकल की. नाउ
काइनेटिक एनर्जी होती कितनी है बच्चे, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल बराबर है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्ड पार्टिकल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल, जितने ही पार्टिकल हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर के भी कांस्टेंट है, केवल टी वेरिएबल है, यहाँ पर कंडीशन चल रही है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो पहले दूसरे तीसरे nth पार्टिकल सबकी काइनेटिक एनर्जी बराबर है एक पार्टिकल की। काइनेटिक एनर्जी होता है कितना बच्चे, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी होता है कितना बच्चे, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ m1c1 स्क्वायर बराबर है हाफ m2c2 स्क्वायर बराबर है हाफ m3c3 स्क्वायर बराबर है हाफ mncn स्क्वायर। तो सारे हाफ हाफ में काट सकता हूं मैं, इसका मतलब है m1c1 स्क्वायर बराबर है m2c2 स्क्वायर बराबर है mncn स्क्वायर। इसको मैंने mc स्क्वायर मान लिया लेटर, ये सारी वैल्यू बराबर है ना, m1c1 स्क्वायर m2c2 स्क्वायर mncn स्क्वायर सारी वैल्यू बराबर थी, तो मैंने सबको mc स्क्वायर के बराबर अज्यूम कर लिया। सारी वैल्यूज को मिला के किसके बराबर अज्यूम कर लिया, mc स्क्वायर के। पुट इन 1 नाउ, पुट इन 1, तो p1 प्लस p2 प्लस p3 अप टू pn। नाउ p1 प्लस p2 प्लस p3 up to pn is equal to how much, is equal to how much, 1/3 भी तो कॉमन था, m1c1 स्क्वायर की जगह mc स्क्वायर n1, m2c2 स्क्वायर की जगह mc स्क्वायर n2, mc स्क्वायर n3 डॉट 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 mc स्क्वायर nn। यहां से mc स्क्वायर कॉमन निकाल दीजिए, mc स्क्वायर कॉमन निकाल दीजिए, अंदर क्या बचेगा n1 प्लस n2 अप टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, आया ना। कैपिटल एम होता है क्या है, मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहां पर ये मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बन गया ना, ठीक है। तो यहां पर ये बन क्या गया, मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सी स्क्वायर इनटू में मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। यहां पर n मैंने मान लिया n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू nn को, इन सारे पार्टिकल्स के नंबर के सम को मैंने कैपिटल N मान लिया। अब ये था मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसको कैपिटल M मान लिया, इसको क्या मान लिया बच्चे, कैपिटल M। क्यों, कैपिटल M क्या होता है, मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है बच्चे, डेंसिटी। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। ये तो प्रूफ करना था, प्रूफ तो यही करना था, p1 प्लस p2 प्लस p3 अप टू pn, p टोटल के बराबर होगा। हरिया, नोट करिए जल्दी। नोट हो गया बच्चे, यस सर। कोई नोट तो नहीं कर रहा ना कोई भी,
बच्चे, नेक्स्ट है बस इतने ही लॉ है, 6 के 6 लॉ प्रूफ कर लिए हमने। इसके बाद आता है बच्चे ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन ब्राउनियन मोशन बच्चे, जो पार्टिकल ऑफ फ्लूइड होते हैं वो हमेशा ऐसे रैंडमली घूमते रहते हैं ऐसे कहीं, ये जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स है। इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन का मतलब क्या होता है बच्चे? जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड, मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड, जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड। बात यह है कि पार्टिकल मुड़ क्यों जाता है, कॉज क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्राउनियन मोशन, व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्राउनियन मोशन? बताओ बच्चे। बताओ बच्चे। बताइए, ये तो नॉर्मल चीज है। होता है क्या है बच्चे, जब एक पार्टिकल यहाँ से चल रहा होता है, सीधा चल रहा है, इसको बाकी के पार्टिकल आके टकराते हैं, तो यहाँ पर 3 पार्टिकल आ गए, यहाँ पर 1 पार्टिकल आया, नेट फोर्स इस तरफ रह गई तो वो इस तरफ चल दिया। यहाँ पर आके फिर 3 पार्टिकल ऐसे आ गए, सपोज 2 पार्टिकल ऐसे आ गए, नेट फोर्स इस तरफ रह गई, वो इस तरफ, मतलब उस पर हमेशा अनइक्वल बम्बार्डमेंट होती है। जब पार्टिकल मोशन में होता है तो उसमें हर तरफ से फोर्स लगती है, जिस तरफ से नेट फोर्स ज्यादा होती है उस तरफ पार्टिकल चलना शुरू कर देता है। तो लिखिए बच्चे, कॉज, they do this because they do this because they are bombarded by other moving particles, they are bombarded by other moving particles in fluid in unequal magnitude, they are bombarded by other particles of fluid in unequal magnitudes। अब एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लिखे बच्चे, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। तो इस चैप्टर में 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गए, एक तो प्रेशर एग्जिट बाय आइडियल गैस, सेकेंड इज law of equipartition of energy, degree of freedom, and the last is mean free path। मीन फ्री पाथ, तो इससे पहले आपको बताना चाहिए फ्री पाथ क्या होता है। देखिए, हमें पता है पार्टिकल हमेशा जिगजैग मोशन में,
ऐसे गया फिर ऐसे मुड़ गया, कहीं भी जा सकता है पार्टिकल, आया ना, पार्टिकल कैन मूव एनीवेयर। तो ये फ्री पाथ है, ए बी सी डी ई एफ। तो ए बी क्या है, फ्री पाथ, ए बी क्या है, फ्री पाथ, बी सी, ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी सो ऑन, इनको फ्री पाथ बोलते हैं। मतलब फ्री पाथ का मतलब क्या है, दो कोलिजन के बीच में जो पाथ ट्रेवल हुआ है उसको कहते हैं फ्री पाथ। दो कोलिजन के बीच में जो पाथ ट्रेवल हुआ है, दैट पाथ इज कॉल्ड फ्री पाथ। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। अगर डेफिनेशन के तौर पे पढ़े तो इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू कोलिजन। दो कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल है उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, फ्री पाथ। ये डिस्टेंस सपोज लैम्डा 1 है, ये डिस्टेंस सपोज लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5। लैम्डा इज द फ्री पाथ। फ्री पाथ का सिंबल क्या होता है बच्चे, लैम्डा। फ्री पाथ का सिंबल क्या होता है, लैम्डा। ठीक है, अब मीन फ्री पाथ क्या होता है, इन फ्री पाथ का मीन निकाल दो, खत्म। मीन फ्री पाथ क्या हो गया, मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा बच्चे, it is the mean of all free path between collision with other particle. It is mean of all free paths between, it is the mean of all free paths between collision with other particles. तो इसका लैम्डा एम सिंबल है, मीन फ्री पाथ का सिंबल क्या है, लैम्डा एम। तो ये होगा कितना बच्चे, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 अप टू लैम्डा एन बाय एन। यही तो होगा टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। कैपिटल एन क्या माना है बच्चे, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। या इसको शॉर्ट में लिखें, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5 है क्या, टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में नंबर ऑफ कोलिजन, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, ये होता है लैम्डा एम का फॉर्मूला। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। अब इसकी डेरिवेशन निकालने की इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसको सॉल्व करके।
देखिए बच्चे, इसकी जो डेरिवेशन है बहुत सारे एजम्पशन पे बेस्ड है। पहले अजम्पशन, इसकी डेरिवेशन करते टाइम हमने क्या क्या एजम्पशन मानी हुई है। पहला, हमने ये माना है कि सारे पार्टिकल स्फेरिकल है, वो तो हम वैसे भी कहीं भी मान लेते हैं, लेकिन सबका डायमीटर सेम है, ये तो नहीं मान सकते। O2 का साइज अलग है, N2 का अलग है, F2 का अलग है, हर गैस का साइज अलग अलग है ना। लेकिन अजम्पशन, ये जो पहले अजम्पशन है, ऑल पार्टिकल्स ऑफ गैस all particles of gas are spherical and have same size and have same size. Second assumption, जिस पार्टिकल को हम स्टडी कर रहे हैं जैसे जिगजैग मोशन में है, खाली वही मूव कर रहा है और कोई पार्टिकल मूव नहीं कर रहा। हम ये भी मान के चलेंगे, पार्टिकल अंडर कंसिडरेशन इज ओनली इन मोशन while rest other particle are at rest. Particle under consideration is only in motion, जबकि सारे पार्टिकल गैस के मोशन में है। पार्टिकल अंडर कंसिडरेशन इज ओनली इन मोशन while rest other particle are at rest. Rest other particle are at rest. Third, particle under consideration is only in motion while rest other particle are at rest. Third, एक पार्टिकल के सामने कोई दूसरा पार्टिकल नहीं आया। पार्टिकल इज ओनली कोलाइडिंग साइडवेज with other particle. Particle is always colliding sideways with other particles, with other particles, due to which particle is moving in only in straight line. Is moving, particle in consideration is moving only in straight line. मतलब अब मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ कि क्या कह रहा है। डायग्रामेटिकली इस असम्पशन माना गया कि ये एक पार्टिकल है, ठीक है, इसके सामने कोई और पार्टिकल नहीं आएगा। ये जितने भी पार्टिकल से टकरा रहा है, इसका डायमीटर d है सपोज, ठीक है। तो ये केवल यही वो पार्टिकल है जो चल रहा है, यही वो पार्टिकल है जो चल रहा है। पहले में तो ये माना है कि बाकी बहुत सारे पार्टिकल जिनका साइज सेम है। दूसरे माना है पार्टिकल अंडर कंसिडरेशन ओनली इन मोशन व्हाइल रेस्ट अदर पार्टिकल्स आर एट रेस्ट। थर्ड में माना है कि जब ये चल रहा है तो इसके सामने कोई पार्टिकल नहीं आई, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। हालांकि ये जिगजैग मोशन में चलता है, लेकिन अभी हमने मान के चलिए ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक है। अभी टकरा कैसे रहा है, ये जो साइड में जो पार्टिकल आ गए, ये एक पार्टिकल है साइडवेज टकरा रहा है, जिस भी पार्टिकल से टकरा रहा है साइडवेज टकरा रहा है, बहुत सारे पार्टिकल से टकरा रहा है लेकिन साइडवेज, जिसकी वजह से ये हमेशा सीधा चलता जा रहा है, जिसकी वजह से ये हमेशा कैसे चलता जा रहा है, सीधा। सारे पार्टिकल का साइज सेम है, सारे पार्टिकल्स का साइज क्या है बच्चे, सेम। जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका साइज सेम है, ठीक है। व्हाट डज इट मीन कि इतने रेडियस में जितने भी पार्टिकल आएंगे वो सबसे टकराएगा। इसका मतलब क्या है, इतने रेडियस में जितने भी पार्टिकल होंगे वो सबसे टकराएगा, ऊपर भी और नीचे भी, है ना। अगर हम ये अज्यूम करें तो इसका मतलब है इतने रेडियस में जितने भी पार्टिकल आएंगे, इतने रेडियस में जितने भी पार्टिकल आएंगे वो सबसे टकराएगा। और ये रेडियस किसके बराबर है, डी के। क्यों,
क्योंकि dy2 यहाँ पर है और dy2 यहाँ पर है, आधा आधा डी यहाँ पर, आधा डी यहाँ पर। इतने रेडियस में जितने भी पार्टिकल आएंगे वो सबसे टकराएगा, लेकिन अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। ये हमारी अजम्पशन है। अगर आप ये अजम्पशन करोगे तो आप आंसर निकाल सकते हो, अदरवाइज आंसर नहीं निकल सकता इसका। अजम्पशन समझ आइए बच्चे। सारे पार्टिकल का साइज सेम है जिससे वो कोलाइड कर रहा है। जिस पार्टिकल को पढ़ रहे हो केवल वही वही चल रहा है, और वो बाकी पार्टिकल टकरा है साइडवेज। अगर आमने सामने टकराएगा तो रुक जाएगा, वेलोसिटी चेंज होगी नहीं, बस सब कुछ सेम चल रहा है उसका। तो उसके पार्टिकल के सामने कोई आ ही नहीं रहा है, वो हमेशा सीधा चलता जा रहा है, वो हमेशा सीधा चलता जा रहा है। ठीक है। अगर ये assumption क्लियर है तो हम आगे डेरिवेशन करते हैं। If this derivation is clear, then we do that. We move forward. ठीक है। Let small n be the particle density. पार्टिकल डेंसिटी का मतलब समझते हो? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम वो कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल सिंबल कैपिटल एन बाय वी। तो कैपिटल एन आएगा स्मॉल एन वी, कैपिटल एन क्या आ जाएगा? स्मॉल एन इंटू वी। ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है बच्चे? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम क्या होता है? पाई इतने वॉल्यूम के, सपोज ये एच हाइट का है, सपोज कर रहा हूँ ये एच हाइट का है, उससे यहाँ से यहाँ जाने में टी टाइम लगता है। इसका जो हाइट है वो एच है, उसे यहाँ से जाने में टी टाइम लगता है। तो पाई आर स्क्वायर एच हाइट होती है। पाई यहाँ पर रेडियस कितना है बच्चे? डी के इक्वल। यहाँ पर जो रेडियस है वो डी के इक्वल है, एंड जो हाइट है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पार्टिकल ने वी वेलोसिटी से इन टाइम टी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हाइट को आप क्या लिख सकते हो? स्पीड इनटू टाइम। एन पाई डी स्क्वायर, यहाँ जो रेडियस था वो डी के बराबर था, एन पाई डी स्क्वायर हाइट हो गई बच्चे वी टी। ठीक है। ये आ गया टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। नाउ मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन क्या थी? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन ये तो आपका पहला फॉर्मूला आ गया टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या आ गया? एन पाई डी स्क्वायर वी टी, एन पाई डी स्क्वायर वी टी। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है बच्चे? एच। टोटल नंबर ऑफ कोलिजन कितनी है? एन पाई डी स्क्वायर वी टी। और एच कितना था हमारा? वी टी। एच कितना था हमारा? वी टी। ये आ जाएगा एन पाई डी स्क्वायर वी टी, इससे ये कट गया। तो मीन फ्री पाथ आ गया 1 बाय एन पाई डी स्क्वायर, 1 बाय एन पाई डी स्क्वायर। जो कि मुझे पता है कि ये गलत है, क्योंकि ये बहुत सारी असम्पशन पे बेस्ड है। ये जो डेरिवेशन है इसमें जो मीन फ्री पाथ है ये बहुत सारी गलत असम्पशन पे बेस्ड है। तो करेक्टेड मीन फ्री पाथ क्या होता है? करेक्टेड मीन फ्री पाथ होता है लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 एन पाई डी स्क्वायर। करेक्टेड मीन